कक्षा 12 जीव विज्ञान में पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे, डिस्कस किए थे जीवन की उत्पत्ति के विषय में ऑपरिन का सिद्धांत। तो पिछली क्लास में हम लोग देखे थे ऑपरिन के सिद्धांत के अनुसार ऑपरिन ने बताया था कि पृथ्वी पर जीव 7 चरणों में क्रमशः एक के बाद एक जीव उत्पन्न हुआ था। पहले प्रोकैरियोटिक, पहले साधारण गैसे आपस में संयोग करके यौगिक बनाए, यौगिक से जटिल कार्बनिक यौगिक, उसके बाद प्रोकैरियोटिक, उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ। तो ऑपरिन के सिद्धांत को हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों ने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो भी अपने अपने मत दिए, अपने अपने सिद्धांत दिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर घास उगाने के कारण गाय, बकरियां, इत्यादि स्वतः ही जन्म ले ली। उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि मिस्र के दार्शनिकों का यह मत था कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति नदी, समुद्र की तलहटी में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की गर्मी से वहां पर कीड़े मकोड़े, मछलियां, केकड़ा, मेढक इत्यादि स्वतः पैदा हो गए। तो ये सब जो सिद्धांत थे, ये सब अन्य दार्शनिक जो बाद में आए, उन्होंने इन सबको गलत साबित किया। इन सिद्धांतों के आधार पर 3 तरह के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। पहला सिद्धांत था अजीवात जीवोत्पत्ति। अजीवात जीवोत्पत्ति। दूसरा था जीवात जीवोत्पत्ति। और तीसरा था रासायनिक उद्विकास। तो इसको सिद्धांत को एबायोजेनेसिस कहा गया। एबायोजेनेसिस। दूसरे वाले सिद्धांत को बायोजेनेसिस, और तीसरा जो था केमिकल एवोल्यूशन। रासायनिक उद्विकास जिसको कहा जाता है। तो पृथ्वी पर सबसे पहले जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में विभिन्न दार्शनिकों ने, विभिन्न वैज्ञानिकों ने, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, और उनके अलग अलग मतों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी मेन मुख्य लाइनें यहाँ पर जो लिखी गई हैं, हेडिंग में जो लिखा गया है, उसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। अजीवात जीवोत्पत्ति। अजीवात जीवोत्पत्ति को हम लोग कहते हैं एबायोजेनेसिस, और एबायोजेनेसिस का मतलब होता है बिना जीव से जीव की उत्पत्ति। बिना जीव से जीव की उत्पत्ति। एबायोजेनेसिस का मतलब बिना जीव से जीव की उत्पत्ति। इसको हम लोग कह सकते हैं स्वतः जननवाद। यानी स्वयं, अचानक, ऑटोमेटिक जीव पैदा होते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा हेडिंग आता है जीवात जीवोत्पत्ति। जीवात जीवोत्पत्ति को कहा जाता है बायोजेनेसिस, और बायोजेनेसिस को कहा जाता है जीव से जीव की उत्पत्ति।
यानी एक जीव है, उसके संपर्क में कोई जीव आएगा तभी जीव बनेगा, यानी जीव से जीव की उत्पत्ति। जब यह सिद्धांत चला जीव से जीव की उत्पत्ति यानी बायोजेनेसिस का जब सिद्धांत चला तो एबायोजेनेसिस का अंत हो गया। दार्शनिकों ने सबसे पहले ये अजीवात्म जीव उत्पत्ति का ही तर्क दिया। बारी से बारी से हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर यह समझ लीजिए कि अजीवात्म जीव उत्पत्ति की जो बात आई, अजीवात्म जीवोत्पत्ति का मतलब स्वतः अपने आप ही जीव पैदा हो जाते हैं। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल आपको हैं, जैसे गोबर से गुबरैला का उत्पन्न होना, और उसके बाद विभिन्न प्रकार के खर पतवारों में ऑटोमेटिक जीव पैदा हो जाना, गधे के मूत्र से बिच्छू बन जाना। ये पुरानी जो मान्यताएं हैं दार्शनिकों की, वो अजीवात जीवोत्पत्ति को सिद्ध करती हैं। इसी में एक वान हेलमांड का प्रयोग है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के पसीने से भीगी कमीज और गेहूं के चोकर को एक साथ 21 दिन तक अंधेरे कमरे में रख दें तो चूहे ऑटोमेटिक पैदा हो जाते हैं, स्वतः पैदा हो जाते हैं। तो ये पहले सिद्धांत थे। उसके बाद जब जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत वैज्ञानिकों ने दिया तो अजीवात जीवोत्पत्ति का अंत हो गया। एबायोजेनेसिस को अब कोई मानने वाला नहीं था। यहाँ पर कई तो उदाहरण वैज्ञानिकों ने, लुई पास्चर ने, रेड्डी ने, स्पेलेंजनी ने अपने अपने सिद्धांत दिए और लास्ट में ये सिद्ध किया कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति है, बिना जीव से जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। जब जीवात्म जीवोत्पत्ति बायोजेनेसिस का सिद्धांत चला तो अजीवात्म जीवोत्पत्ति का अंत हो गया। इसके बाद लास्ट में आया रासायनिक उद्विकास। जब रासायनिक उद्विकास की खोज हुई, इसमें स्टैनले मिलर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के पदार्थों की पारस्परिक क्रिया होने से यौगिक बना, यौगिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, कार्बनिक यौगिक बना, कार्बनिक से जटिल कार्बनिक यौगिक बने, उसके बाद प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो क्रमशः रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप पारस्परिक वातावरण की परिस्थितियां ऐसी थी, बिजली के चमकने से, गैसों के विद्युत विसर्जन से गैसें आपस में मिलकर जटिल कार्बनिक यौगिक बनाई, और उसके बाद क्रमशः प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, डीएनए, आरएनए, क्रमशः इस सब का निर्माण हुआ। रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप ही जीव की उत्पत्ति हुई है। इस सिद्धांत मत के देने के बाद जीवात्पत्ति का भी सिद्धांत समाप्त हो गया। यानी जो मॉडर्न कांसेप्ट है वो रासायनिक उद्विकास के द्वारा जीव की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे कि क्रमशः एक जब पहला वाला था, दूसरे की खोज होने पर इसका अंत हो गया। जब जीवात्म जीवोत्पत्ति का कांसेप्ट आया तो अजीवात्पत्ति जीवोत्पत्ति समाप्त हो गया, रासायनिक उद्विकास आया तो जीवात्म जीवोत्पत्ति समाप्त हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं इन तीनों कांसेप्ट को कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने किस तरह से अपने मत को दिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस, अजीवात जीवोत्पत्ति, स्वतः जननवाद इसको कहते हैं। स्वतः जननवाद, स्वतः जननवाद। कुछ वैज्ञानिक जो थे, थेल्स थे आपके और हेलमांड थे, इनका क्या वो सिद्धांत था? स्वतः जननवाद, जीवात जीवोत्पत्ति का मतलब बिना जीव से जीव की उत्पत्ति आता। इसका मतलब हुआ कि स्वतः जीव अपने आप पैदा हो जाता है। तो इसके लिए 2-3 को एग्जाम्पल दिए गए और तर्क भी दिए गए, जैसे मनुष्य के गंदे बालों में जूओं का पाया जाना, गोबर में गुबरैले का पाया जाना, गधे के मूत्र से बिच्छू का स्वतः उत्पन्न होना। ये सब पुराने जो वैज्ञानिकों के तर्क थे वो अजीवात जीवोत्पत्ति के पक्ष में थे। इन सब सिद्धांतों से यह क्लियर होता है कि जीव जो उत्पन्न हुआ था वह स्वतः अपने आप ही उत्पन्न हो गया था। तो अब पुरानी परंपराओं, मिस्र में नील नदी है, वहां मिस्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि नील नदी का जो पानी गर्म हुआ सूर्य के प्रकाश में बहुत ज्यादा तापक्रम पर, इतना ज्यादा तापक्रम पर कि उसमें मेढक, केकड़े, मछलियां स्वतः ही उत्पन्न हो गए। खैर ये बात सही नहीं है, लेकिन वहां के उस समय में जब वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक खोज स्टार्ट की
तो उन लोगों का जो अपना सिद्धांत था, मत था, उन्होंने दिया है, उसको शुरुआती तौर पर यही सिद्धांत बताए गए थे, लेकिन ये सब सही नहीं थे। तो स्वतः जननवाद में एक वैज्ञानिक थे, इनका हम लोग एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। स्वतः जननवाद या इसका दूसरा नाम है हेलमांट का प्रयोग। हेलमांट का प्रयोग हेलमांट का जो प्रयोग था वह एबायोजेनेसिस का सपोर्ट करता था, यानी अजीवात जो उत्पत्ति की अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि बिना जीव से जीव की उत्पत्ति, बिना जीव से जीव की उत्पत्ति। तो आप देख लीजिए कि बिना जीव से जीव की उत्पत्ति कैसे हेलमांट ने क्या प्रयोग किया। हेलमांट जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मनुष्य के पसीने से भीगी कमीज, मनुष्य के पसीने से भीगी कमीज और प्लस गेहूं का चोकर, गेहूं के आटे की रोटी बनती है, आटे से को चालते हैं हम लोग चलनी से, तो उसके ऊपर जो चोकर आता है, वो जो आता है उसके छिलके के रूप में जो आता है, उसको हम लोग चोकर कहते हैं। तो गेहूं के चोकर और मनुष्य के पसीने से भीगी कमीज को एक साथ अंधेरे कमरे में रख देने पर, अंधेरे कमरे में एक साथ 21 दिन तक रख देने पर, 21 दिन तक मनुष्य के पसीने से भीगी कमीज और गेहूं के चोकर को अंधेरे कमरे में 21 दिन तक रख देने पर हेलमांट ने देखा अपने प्रयोग में कि उसमें चूहे स्वतः पैदा हो गए, चूहे उत्पन्न हो गए। तो हेलमांट ने क्या बताया कि यह स्वतः जननवाद ही तो है। हेलमांट का तर्क था कि कहीं से कोई जीव, हम लोग किसी भी जीव का संपर्क किसी से नहीं हुआ। हेलमांट का तर्क था कि किसी भी जीव का संपर्क किसी से नहीं हुआ है। मनुष्य के पसीने से भीगी कमीज और गेहूं के चोकर को एक साथ रख देने पर जीव स्वतः उत्पन्न हो गया, यानी चूहा उत्पन्न हो गया। इसका मतलब जीव की उत्पत्ति बिना जीव से ही स्वतः होती है। तो हेलमांट का प्रयोग एबायोजेनेसिस का सपोर्ट करता है। उसके बाद अन्य कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी तर्क दिया कि मनुष्य के गंदे बालों में जुए, और मनुष्य अगर व्यक्ति नहाता नहीं है, 1 महीना 1.5 महीना नहाता नहीं है, तो उसकी कमीज में चीलर इत्यादि स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। और उसी तरह तर्क यह भी था विभिन्न दार्शनिकों का कि गोबर में गुबरैले और कीड़े मकोड़े स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। यह स्वतः जननवाद का तर्क था। विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क दिए, जिसमें हम लोग हेलमांट का प्रयोग देखे हैं कि मनुष्य के पसीने से भीगी और गेहूं, मनुष्य के पसीने से भीगी कमीज और गेहूं के चोकर को एक साथ रख देने पर 21 दिन बाद अंधेरे कमरे में रखने पर उन्होंने देखा कि चूहे स्वतः उत्पन्न हो गए थे। तो यह जितने भी हम अभी आपके साथ जितना पॉइंट पर डिस्कस किए, यह कहता है स्वतः जननवाद यानी अजीवात जीव उत्पत्ति यानी एबायोजेनेसिस, इसका मतलब बिना जीव से जीव की उत्पत्ति होती है। लेकिन इसके बाद जब बायोजेनेसिस का सिद्धांत आया तो एबायोजेनेसिस समाप्त हो गया। यानी जब वैज्ञानिकों ने जीवात जीव उत्पत्ति का तर्क दिया, तो देख लेते हैं जीवात जीव उत्पत्ति क्या है। जीवात जीवोत्पत्ति, जीवात जीवोत्पत्ति बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस इसका मतलब है जीव से ही जीव की उत्पत्ति। बायोजेनेसिस का मतलब जीव से ही जीव की उत्पत्ति। इस सिद्धांत में यह तर्क दिया गया कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। जीव से ही जीव की उत्पत्ति, जीव से ही जीव की उत्पत्ति।
यानी जीव से ही जीव बनता है, बिना जीव से जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो इसमें पहला रेड्डी का प्रयोग था। रेड्डी का प्रयोग हम लोग रेड्डी का प्रयोग चर्चा कर लेते हैं। रेड्डी का प्रयोग, एक वैज्ञानिक थे रेड्डी। रेड्डी ने क्या किया, अपने प्रयोग में 2 जार लिया। रेड्डी ने कांच के 2 जार लिए और कांच के जार में इन्होंने मछली को रखा। पानी इसको क्या किया, इन्होंने जार लिया, 2 जार लिया और दोनों जार में मछली को रखा। एक जार को इन्होंने क्या कर दिया, ये मछली है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मछली। एक जार को इन्होंने पार्चमेंट पेपर से, एक महीन झिल्ली होती है, ये देख रहे हैं आप लोग, पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर से बांध दिया और दूसरे को खुला छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद इन्होंने देखा कि जो कांच का जार, पार्चमेंट पेपर से, जिस कांच का जार का मुंह पार्चमेंट पेपर से बंधा हुआ था, वहां पर कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हुआ। और जो पार्चमेंट पेपर से जिस जार का मुंह नहीं बंधा हुआ था, उसमें मक्खियां उसके अंदर गई और मछली के संपर्क में आई। ये मक्खी है, मक्खियां। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि पार्चमेंट पेपर से जिस कांच के जार का मुंह बंधा हुआ था, यहाँ पर कोई भी जीव पैदा नहीं हुआ, कोई जीव नहीं। और जिस कांच के जार का मुंह पार्चमेंट पेपर से नहीं बंधा हुआ था, वहां पर मक्खियां गई और मछली के संपर्क में आई। यहाँ पर इन्होंने अंडे दिया, अंडे से डिंबक लार्वा बने और डिंबक लार्वा से फिर मक्खियां उत्पन्न हो गई। यहाँ पर मक्खियां डिंबक लार्वा से कीड़े मकोड़े पैदा हो गए, यहाँ पर कीड़े उत्पन्न हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि मछली एक जीव है और मक्खी भी एक जीव है। जब एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में आया है, तभी जीव उत्पन्न हुआ है। यानी बायोजेनेसिस का जो सिद्धांत था, जो रेड्डी ने अपने प्रयोग में तर्कपूर्ण बात रखा और उन्होंने यह बताया कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति संभव है और बिना जीव से जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। जब रेड्डी ने अपना प्रयोग दिया तो एबायोजेनेसिस का अंत हो चुका था, यानी बिना जीव से जीव की उत्पत्ति के विषय में अब कहने वाला कोई वैज्ञानिक बचा नहीं था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। रेड्डी ने अपने प्रयोग में 2 कांच के समान जार लिए, दोनों में मछली को रखा। एक कांच के जार को पार्चमेंट पेपर से बांध दिया, दूसरे को खुला छोड़ दिया। तो उन्होंने कुछ दिन बाद देखा कि जिस जार का मुंह पार्चमेंट पेपर से बंधा हुआ था, उसमें न मक्खियां गई या कोई भी जीव उसके संपर्क में नहीं गया, उसमें कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हुआ। उसके बाद जिस कांच का जार का मुंह बंधा नहीं हुआ था, उसमें मक्खियां गई और उसने अपने अंडे दिए, अंडे से डिंबक लार्वा बने और यहाँ पर जीव उत्पन्न हो गया। इस प्रयोग से रेड्डी ने यह सिद्ध किया कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति संभव है, बिना जीव से जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि मछली एक जीव है, मक्खी भी एक जीव है। तो यहाँ यह सिद्ध हो गया कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति संभव है, बिना जीव से जीव की उत्पत्ति संभव नहीं। तो आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात में फिर डिस्कस करेंगे। आगे भी अभी तर्कपूर्ण है, वैज्ञानिकों ने दिया है अपने अपने मत,